बहुत समय पहले की बात है। शिकोहाबाद गांव में रेखा अपनी मां कमला के साथ रहती थी। कमला एक फैक्ट्री में काम करती थी, जहां पर मेकअप का सामान बनाया जाता था। फैक्ट्री में काम करके कमला अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। कमला और रेखा दोनों के पास जो भी था वे उन सब में खुश थी। रेखा को पेंटिंग करने का बहुत शौक था और वो तरह तरह की पेंटिंग बनाया करती थी। कुछ सालों पहले ही रेखा का पिता का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद से ही कमला बहुत दुखी रहती थी, परंतु रेखा की अच्छी परवरिश करने के लिए वो फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है। रेखा बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती थी। स्कूल में सभी टीचर उसकी तारीफ करती थी। रेखा अपने स्कूल में पेंटर के नाम से पहचानी जाती थी। रेखा का जन्मदिन करीब आ रहा था। रेखा 18 वर्ष की होने जा रही थी। कमला अपनी बेटी को बहुत अच्छा तोहफा देना चाहती थी। कमला अपनी फैक्ट्री में पार्ट टाइम करती और जैसे तैसे कुछ रुपए इकट्ठे कर लेती। जन्मदिन वाले दिन कमला अपनी बेटी रेखा के लिए सुंदर सुंदर कलर खरीदती। वो जानती थी कि रेखा को पेंटिंग करने का बहुत शौक है। कमला रेखा को हर जन्मदिन पर नए नए तोहफे दिया करती थी। सुबह जन्मदिन वाले दिन कमला रेखा को उठाते हुए कहती है, रेखा उठो, देखो सुबह हो गई है, सूरज सर पर निकल आया है। उठ जाओ मेरी प्रिंसेस, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? हाँ माँ, बस उठ ही गई हूँ। अभी नहीं उठी हो बेटा, जल्दी उठ जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। ओके माँ। इसके बाद रेखा तैयार होकर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरा जन्मदिन है। जाओ बेटी, पहले अपने पिता से आशीर्वाद लो। अपनी माँ की बात मानकर अपने पिता का आशीर्वाद लेती है और अपने पिता की फोटो को प्रणाम करती है। ये सब करते करते रेखा को अपने पिता की याद आने लगती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। ये देख कमला भी भावुक हो जाती है, परंतु अपने आप को संभालते हुए कमला रेखा से कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम्हें तुम्हारे पिताजी की याद आ रही है? हाँ माँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ बेटी, याद तो मुझे भी उनकी बहुत आ रही है। अगर वो आज होते तो कितना अच्छा होता, हम सभी मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाते। ऐसा कहते कहते कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु कमला अपने आप को संभालती है और रेखा से कहती है, अच्छा बताओ तो बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ? आप मेरे लिए कोई सुंदर सी ड्रेस लेकर आई होंगी। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप मेरे लिए मेकअप के सामान लेकर आई होंगी। नहीं। तो पक्का आप मेरे लिए मिठाई लेकर आई होंगी। नहीं बेटा। माँ तो बताओ ना, आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताओ ना। अच्छा ठीक है बाबा, बताती हूँ। इसके बाद कमला जो कलर लेकर आई होती है वो अपनी बेटी को दे देती है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए मैं ये कलर लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें पेंटिंग करने का बहुत शौक है। कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? ओह वाओ, थैंक यू मम्मी। मैं भी बहुत दिनों से कलर लेने की ही सोच रही थी, क्योंकि मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है। पेंटिंग करने के लिए मुझे कलर मिल जाए ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, परंतु अभी तक इसलिए नहीं खरीद पाई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं चुप थी। माँ आप कितनी अच्छी हैं, आपने मेरी मन की बात जान ही ली। माँ आप मेरी सारी बातें कैसे जान लेती हो, मुझे बताओ। बेटा, तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से करूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की कमी भी खलने ना दूँ। थैंक यू माँ। बेटा, थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी करूँ। अब जाओ, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हें स्कूल जाने के लिए देरी हो जाएगी। और हाँ सुनो, मैंने तुम्हारे स्कूल के दोस्तों के लिए शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुम सभी को इनवाइट कर देना, ठीक है रेखा? ठीक है माँ, आप बहुत अच्छी हैं। ये सब सुनकर रेखा को बहुत खुशी होती है। माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, थैंक यू माँ। इतना कहकर रेखा अपनी माँ को गले लगाती है और स्कूल के लिए निकलती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ घर वापस आ जाती है। रेखा के घर आने से पहले ही कमला ने सभी तैयारियां कर ली थी। रेखा अपने सभी दोस्तों को बिठाती है।
बेटी जाओ अंदर जाकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस लेकर आई हूँ, जाओ जाकर पहन लो। ठीक है माँ, मैं बस अभी गई और अभी आई। इसके बाद रेखा अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की ड्रेस को पहन लेती है। उसके बाद रेखा अपना केक काटती है। सभी लोग रेखा के बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। रेखा अपने सभी दोस्तों को अपनी माँ के दिए हुए कलर दिखाती है। रेखा के कलर देखकर उसके दोस्त भी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह रेखा, तेरा कलर तो बहुत ही प्यारा है। हाँ हाँ सच में, ये तो बहुत ही सुंदर सुंदर कलर है। हाँ, ये मेरी माँ ने मुझे जन्मदिन पर तोहफा दिया है। अच्छा तो ये बात है। रेखा, क्या तुम हमें अपनी बनाई हुई पेंटिंग नहीं दिखाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सभी मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती हूँ। वो अपने सभी दोस्तों को अपने कमरे में ले जाती है और उन्हें अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है। सभी को वो पेंटिंग बहुत सुंदर लगती है। रेखा का ये हुनर देखकर उसके सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। पेंटिंग देखते देखते कब शाम हो जाती है किसी को याद नहीं रहता। सारी पेंटिंग देखने के बाद सभी दोस्त मिलकर रेखा के लिए तालियां बजाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी रेखा की एक दोस्त कहती है, तुम तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बना लेती हो, क्या तुम मेरी भी एक पेंटिंग बना दोगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी। रेखा अपने दोस्त की बहुत सुंदर सी तस्वीर बना देती है। वो तस्वीर एकदम असली लगती है। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं। रेखा, तुम्हारी माँ ने तो ये बहुत ही अच्छे कलर दिए हैं तुम्हें। तुम्हारी पेंटिंग तो बिल्कुल असली लग रही है, मानो जैसे ये सामने ही बैठी हो। रेखा अपने हुनर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी सभी दोस्त एक एक करके अपनी तस्वीर बनवाते हैं। रेखा देखती है कि उसका वो कलर तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अपनी पेंटिंग बनवाने के बाद सभी लोग अपनी अपनी पेंटिंग लेकर अपने घर चले जाते हैं। इतने सारे पेंटिंग बनाने के बाद रेखा सोच में पड़ जाती है कि आखिर कलर खत्म क्यों नहीं हुए। ये सोचते सोचते वो सो जाती है। तभी रेखा को एक सपना आता है। वो सपने में देखती है कि उसके सपने में एक परी है जो उसे वो कलर दे रही है और कहती है, रेखा, ये कलर तुम्हारे पिताजी की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये कोई मामूली कलर नहीं है, ये एक जादुई कलर है। इनसे तुम कोई भी विश मांग सकती हो, तुम्हारी वो विश पूरी हो जाएगी। परी की ये सारी बातें सुनकर रेखा की नींद खुल जाती है। अरे ये कैसा सपना था? इसके बाद रेखा के सामने वो परी प्रकट हो जाती है और कहती है, रेखा, तुमने जो भी सपने में देखा था वो सब कुछ सच था। ये जादुई कलर है और तुम इस जादुई कलर से अपनी सभी विश पूरी कर सकती हो। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। इसके बाद रेखा ये सारी बात अपनी माँ को बताती है। रेखा की बातें सुनकर कमला को विश्वास नहीं होता। अरे बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये बात सच है माँ, चलो क्यों ना इससे कुछ मांग कर देखे। हाँ हाँ ठीक है बेटी, मांगो। हे जादुई कलर, मुझे खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना चाहिए। रेखा के इतना कहते ही रेखा के सामने स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाता है। ये देख कमला को कलर का जादू होने पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद रेखा उन कलर की मदद से अपने लिए सभी जरूरत की चीजें मांग लेती है और उस कलर से तरह तरह की सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाकर बहुत पॉपुलर हो जाती है। अब उसे शहर से पेंटिंग के बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं और अब रेखा बहुत अमीर हो जाती है और वो अपनी माँ कमला के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव में उषा अपनी सौतेली बेटी राधा और अपनी सगी बेटी मीनू और अपने पति राम गोपाल के साथ रहती थी। उषा बहुत ही खड़ूस औरत थी। राधा के सौतेले होने की वजह से उस पर बहुत ही अत्याचार किया करती थी। एक दिन राधा को उठने में जरा देरी हो जाती है तो उषा गुस्से में आकर आग बबूला हो जाती है और उसके कमरे में जाती है।
उठ कामचोर, सुबह के 9 बज रहे हैं, मोहल्ले के सभी लोग उठ गए हैं, तुझे उठाने के लिए तेरे रिश्तेदार आएंगे। पूरा दिन भर आराम ही करती रहती है घर में और भी बहुत काम पड़े हुए हैं। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। घर के काम खत्म करके मेरे कमरे में आ जाइयो, समझ गई? क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मनहूस लड़की, सुबह सुबह तबीयत खराब होने का नाम मत ले। मुझे पता है तू यही चाहती है ना कि मैं बीमार पड़ जाऊं और पड़ी रहूं एक कोने में। माफ कीजिए माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तो आपकी फिक्र हो रही थी, बस इसलिए मैंने पूछ लिया। चुप कर, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। तू सौतेली है, सौतेली बनकर है, और मेरी एक ही बेटी है और वो है मीनू। अब मैं जा रही हूँ, तू जल्दी से उठकर घर के सभी कामों में लग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर उषा वहाँ से चली जाती है और अपनी सगी बेटी को उठाने के लिए उसके कमरे में आती है। उठ जाओ मेरी प्यारी बेटी, देखो सूरज मामा निकल आए हैं। आज जो तुम बोलोगी वो तुम्हारे लिए बनवाएंगे। एक ही तो संडे होता है मेरी प्यारी बेटी के लिए, जिस दिन वो आराम से अपनी नींद पूरी कर पाती है, वरना स्कूल की जिंदगी ने तो मेरी बेटी का जीना हराम कर रखा है, जो सुबह सुबह 7 बजे ही खुल जाता है और मेरी बेटी को स्कूल पहुंचना होता है। गुड मॉर्निंग मॉम, मैं उठ गई हूँ। आज मुझे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाना है, तो आप मुझे 10,000 रुपए दे देना, ठीक है ना माँ? क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुझे कितने रुपए चाहिए मुझसे मांग लो और अभी उठ जाओ और नाश्ता कर लो। देखो कितनी कमजोर हो रही हो तुम। इस तरह उषा अपनी सौतेली बेटी और अपनी सगी बेटी में भेदभाव किया करती, जबकि मीनू एक बहुत ही आलसी और गैर जिम्मेदार लड़की थी। मीनू रोज सुबह लेट उठती थी और पूरे दिन फनी मैगजीन पढ़ना, वीडियो गेम खेलना और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना उसे बहुत पसंद था। राधा के पिता शहर के दफ्तर में काम किया करते थे। वो अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करते थे। ये सब देखकर मीनू की माँ उषा को बहुत जलन होती थी और वो किसी तरह से राधा और उसके पिता के बीच में दूरियां बनाना चाहती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बहुत गहरी सोच में बैठी हुई होती है। क्या हुआ भाग्यवान, आज तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या, या फिर हमेशा की तरह राधा से ही काम करवाओगी? हाँ, आप तो यही कहेंगे कि मैं पूरा दिन घर में बैठी रहती हूँ और सारा काम तो तुम्हारी लाडली बेटी राधा ही करती है ना। हाँ, तो इसमें कोई शक है क्या? पूरा गांव जानता है कि तुम मेरी प्यारी बेटी को सौतेली समझकर उस पर बहुत अत्याचार करती हो। इतना बोलकर राधा के पिता वहाँ से चले जाते हैं। राधा बेटी, तुम क्या घर के काम काजों में लगी रहती हो? अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम्हारा एग्जाम भी आने वाला है। तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यह घर के काम तो होते रहेंगे। जी पिताजी, मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सुनकर राधा के पिता वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे और मीनू और राधा बड़ी हो जाती है। उषा, मैं सोच रहा था कि क्यों न एक दिन ऑफिस की छुट्टी करके राधा और रूबी का एक कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? राधा घर पर ही रहकर मेरे कामों में मेरा हाथ बटाएगी, आपको छुट्टी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात मीनू की, तो मैं उसका एडमिशन खुद जाकर करवाऊंगी। परंतु उषा, राधा घर पर रहेगी तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा? वो सब मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। राधा के पिता उषा से नहीं लड़ना चाहते थे। झगड़े से बचने के लिए उसने अपनी पत्नी का विरोध नहीं किया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया और उषा का अत्याचार राधा पर बढ़ता ही जा रहा था और धीरे धीरे करके उषा घर के सभी काम राधा से करवाने लगती है और खुद आराम की जिंदगी जीती है। एक दिन राधा बगीचे में पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी राधा की एक स्कूल की सहेली उससे मिलने के लिए आती है। राधा अपनी सहेली से बातें करने लगती है और बातों बातों में उसे पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। बहुत देर बाद जब वो अंदर जाती है तो सोफे पर बैठी उसकी माँ उसके ऊपर गरजने लगती है। कहाँ मर गई थी पिछले 2 घंटे से? मैं तुझे कितनी आवाजें लगा रही हूँ और तू है कि अपने कानों में लीड लगाकर बैठी है। वो माँ, मुझे मेरी सहेली मिल गई थी तो मैं उससे बातें करने में लग गई थी और मुझे समय का पता ही नहीं लगा। सहेली से बातें कर रही थी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर उषा राधा के गालों पर जोरदार चांटा मार देती है। राधा अपने सौतेली माँ का अत्याचार सहते हुए रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। राधा अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। माँ, देखा आपने आज किस तरह से उषा माँ ने मेरी बिना किसी गलती के मुझे जोरदार चांटा लगाया।
मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ और सभी का कहना भी मानती हूँ, फिर भी वो मुझे बहुत मारती है और मुझे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं देती। माँ, अब मैं और इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, कृपया आप मुझे अपने पास बुला लीजिए माँ। इस तरह राधा अपनी माँ के आगे जोर जोर से रो रही होती है कि तभी उसकी माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, प्यारी बेटी, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ऊपर से सब देख रही है। मैं जानती हूँ तुम किस तरह से अपनी सौतेली माँ उषा का अत्याचार सहन कर रही हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। पास वाले जंगल में एक नदी है, तुम उसके पास जाना और उस नदी को अपनी सारी कहानी सुनाना। वो एक जादुई नदी है, तुम्हारे हालातों को देखते हुए वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये सब सुनकर राधा अपनी माँ का कहना मानते हुए उस नदी के पास पहुँच जाती है। राधा नदी के पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाती है। हे जादुई नदी, कृपया कर मेरी मदद कीजिए। राधा की दुख भरी कहानी सुनकर नदी की देवी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। प्यारी बच्ची, मुझे तुम्हारी दास्तान सुनकर बहुत दुख हुआ कि किस तरह तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर इतना अत्याचार कर रही है और तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। ये लो, ये जादुई चूड़ियाँ और मेकअप है। ये जादुई चूड़ियाँ तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगी और तुम्हें तुम्हारी जरूरत का हर सामान देगी। और ये है जादुई मेकअप का सामान। इसका इस्तेमाल करते ही तुम्हारे सभी दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगी और तुम एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाओगी। इन चूड़ियों की मदद से तुम्हारी सौतेली माँ उषा को अच्छा सबक मिलेगा। राधा नदी की देवी से वो जादुई चूड़ियाँ और मेकअप का सामान ले लेती है और उन्हें धन्यवाद देती है। राधा घर जाकर वो जादुई चूड़ियाँ और मेकअप का सामान छुपा कर रख देती है। राधा जब अपनी वो जादुई चूड़ियाँ और मेकअप का सामान इस्तेमाल करती है तो राधा एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाती है। राधा अपने आप को शीशे में निहार रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ पर आ जाती है और गरजते हुए कहती है, अरे राधा, तेरे पास ये इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से आई और तू इतनी सुंदर कैसे लग रही है? भूल गई क्या तू अपनी औकात? तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है। चल जल्दी से ये सभी सामान मेरी बेटी को दे दे। नहीं, ये मेरा सामान है, मैं ये सामान किसी को नहीं दूंगी। राधा की बातें सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो राधा का सामान छीनने के लिए आगे बढ़ती है। परंतु जैसे ही उषा राधा के हाथों से चूड़ियाँ निकालने की कोशिश करती है, उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरती है। राधा अपनी माँ को नदी के देवी की सारी कहानी सुनाती है। उषा राधा से डरने लगती है और वो राधा पर अत्याचार करना बंद कर देती है। राधा बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की थी। वो अपनी शक्तियों से किसी दूसरे का नुकसान नहीं करती और अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।